Hello, hello everyone. मैं महेश दागड़िया, शॉर्ट प्रोफाइल। पिछले 18 साल से मैं स्टॉक मार्केट में एज एन प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ। वैसे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लगभग 25 साल का हो गया है। ठीक है, शॉर्ट प्रोफाइल। आज हम लोग बात करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने की है आज तक, यह इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने सही जगह की थी, या ये इन्वेस्टमेंट का सच में हमको प्रैक्टिकली कोई रिजल्ट या रिटर्न जिसे हम कहते हैं वो मिला है या नहीं मिला है। मैं पहले बता दूं, ये पहली वाली जो वीडियो रहेगी ये छोटी रहेगी, एक 13 से 14 15 मिनट मैक्स। लेकिन इसके बाद की वीडियो और ये वीडियो, ये दोनों वीडियो पूरी वो लोग ज़रूर देखना जो लोग अपने लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए या और किसी के लिए एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, एक सेकंड इनकम सोर्स देख रहे हैं, एक नया बिजनेस जो लोग देख रहे हैं, वो लोग मेरी अगली वीडियो जो कि थोड़ी बड़ी रहेगी इसके बाद ही मैं तुरंत उसे बनाऊंगा, बट ये बीच में कट होके वो दूसरी आएगी, तो उसे आप याद से देखिएगा। जो लोग कोई सेकंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहते हैं विथ लेस इन्वेस्टमेंट, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब मैं इस वीडियो की बात करूं तो बेसिकली देखिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते किस लिए है। हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं महंगाई दर है उसको हराने के लिए, ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से हमारा पैसा बढ़े। ये होता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट करते ही इसी के लिए है। और ये डिपेंड किस चीज़ पे होती है, महंगाई कैसे बढ़ रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कैलकुलेशन फार्मूला बनाया है जिसको कहते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, या तो CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, या अपने सीधी भाषा में अगर कहे तो उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का चार्ट आप कहीं पर भी देखोगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ये जो चार्ट आपके सामने है, मैंने एज इट इज इसलिए लिया है क्योंकि आप अगर गूगल सर्च करोगे तो आपको यही वाली स्क्रीन वहां पे मिलेगी। मैंने वहां से लेके ही इसको कॉपी पेस्ट किया है। और ये नीचे वाला जो चार्ट है ये है इंटरेस्ट रेट। अब ये इन्फ्लेशन काउंट कैसी होती है? ये इन्फ्लेशन काउंट होने के लिए एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। जिस तरह से हम लोगों का कंजम्पशन है, जैसे हम लोग ऑयल एंड पेट्रोल कितना यूज करते हैं, हम लोगों के पास, हम लोगों को सब्जियां कितनी लगती है, उसके बाद ये मीट वगैरह हम लोग कितना लेते हैं, इस तो हर चीज का जो लोग, कपड़े के रेट क्या चल रहे हैं, किस तरह से बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के रेट, स्टील के रेट, ये सारी चीजों का एक एवरेज जो कंजम्पशन है वो निकाला जाता है। मतलब एक आम आदमी इसको कितना यूज करता है, और उस तरह से उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में उसको वेटेज दिया जाता है। और उस वेटेज के बाद में ये परसेंटेज यहाँ पे बताया जाता है। ये परसेंटेज माने कि इन्फ्लेशन रेट अभी क्या है। इन्फ्लेशन रेट से मतलब होता है यहाँ पे 4.31%, मतलब अगले साल के लिए 1 लाख रुपए में जो चीज आप खरीदने वाले हो उस चीज के लिए आपको 4.31% पैसा ज्यादा लगेगा। मतलब आपको लगेगा तकरीबन 1,04,000, 1,04,310 रुपया अप्रोक्स। ये होती है इन्फ्लेशन। जैसे कि ये इन्फ्लेशन चार्ट आप देख रहे हो, ये 2002 का है, ये 3 4 5 6 7 8, ये इसी तरह से ये यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं। ये पूरे ईयर्स है, यहाँ पे भी ये पूरे ईयर्स है। अब इसको आप, ये लाइन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है एवरेज इन्फ्लेशन। एवरेज इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो इन्फ्लेशन फिगर है वो हर साल, ये सॉरी, पर मंथ गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि इस मंथ इन्फ्लेशन कैसा रहा, अगले मंथ कैसा रहा, हर हर महीने के फिगर आते हैं। तो यहाँ पर ये जो फिगर बताया गया है ये एवरेज बताया गया है कि ये साल में महंगाई ऑलमोस्ट इतनी रही थी। अब ये जो इन्फ्लेशन है इस पे डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट माने जो RBI जो डिक्लेयर करती है वो होते हैं इंटरेस्ट रेट, जिसको रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। अब ये चार्ट ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे 2002 से इन्फ्लेशन लिया है, प्लस ये 2002 के आसपास से हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट भी लिया है। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप देखोगे 2002 में इंटरेस्ट रेट जो थी वो 6 थी। यहाँ पे आप देखोगे ये आ गया ऑलमोस्ट हम 2010 में। तो 2010 का आप अगर देखोगे तो इन्फ्लेशन था 12%।
ठीक है। तो ये 2012 आप देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सबसे हाईएस्ट आपको दिखेंगे, ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8%। वैसे ही ऐसे ही इसमें आप अगर लोएस्ट देखोगे, ये 3.1 यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, तब भी इंटरेस्ट रेट हम लोगों के थोड़े से ज़्यादा हुआ करते थे, तो क्योंकि उस वक्त स्टॉक मार्केट और ये सारी चीज़ें इतनी सब डेवलप नहीं हुई थी। बट आप अगर उसको यहाँ पर देखोगे 2018 से आगे, या 2018, 19, 20, 21, ये एवरेज आप निकालो तो 6% के आसपास आता है, जबकि हमारी इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% के आसपास ही है। ये 4 मेरे से मिट गया, इसलिए फिर इसको ये देखिए। और ये जो फ्लैट कर्व है, ये कोविड के बाद अभी आरबीआई भी कह रही है कि ये इंटरेस्ट रेट जो है, ये इंटरेस्ट रेट हम लोग बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि जो रेट से आपको बैंक आपको पैसा लैंड करेगी, लैंडिंग मतलब जो रेट पे आप बैंक को पैसा देंगे, और बोरोइंग मतलब जो रेट से आप बैंक से पैसा लेंगे। तो बैंक बिजनेस बेसिकली करती यही है, आपसे पैसा लेंगी, पब्लिक को पैसा देगी, और जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है ये होता है बैंक का बेसिक इनकम, जिस पर बैंक काम करती है। तो कोई भी बैंक, मतलब स्पेशली जो नेशनलाइज बैंक है, ये कोऑपरेटिव बैंक का सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, दे कैन ऑफर एनीथिंग। लाइक आज भी हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारे इंटरेस्ट रेट 4 है, जब एसबीआई 5 साढ़े 5%, 6% से ज़्यादा ऑफर नहीं कर रही है, मैक्सिमम 6%, जबकि आज होम लोन हम लोग 6%, 6.5% पे एंजॉय कर पा रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक आप दिमाग से निकाल दीजिए, कोऑपरेटिव बैंक कोई 10 करती है, कोई 10.5 करती है, बट कोऑपरेटिव बैंक इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक, आप खुद सोचिए, जो 10.5% से पैसा ले रही है वो देगी किस रेट में? आराम से 12-13% में तो देना ही पड़ेगा उनको। 12% में लेगा कौन? अगर आपका आपका सिविल अच्छा है, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आप जो प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो वो अच्छी है, वो सब कुछ अच्छी है, जब एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बैंक आपको 6 से 7% में आपको होम लोन ऑफर कर रही है, आप 13% में लोगोगे क्यों? आप 13% में तभी लोगे जब आप, या तो आपकी प्रॉपर्टी वो ना तो NA44 है, या कुछ दिक्कत है, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ कम है, या कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत है, तभी आप ये यहां पर जाओगे 13% वाले ऑप्शन में, जबकि आपको 6% में मिल रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है कि लोग 13% क्यों दे रहे हैं और 13% क्यों बांट रहे हैं। हम लोग बेसिकली 10.5% एफडी में क्यों बांट रहे हैं, हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं गवर्नमेंट नॉर्म्स पे, जिसपे ये सारी चीजें डिपेंड है। तो आज तक जो हुआ करता था इंडिया में, वो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा करते थे, जैसे जैसे इन्फ्लेशन घटेगा वैसे वैसे स्कोप हुआ करता था कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। बट अब जब हम ऑलमोस्ट 140 सीआर की कंट्री बन चुके हैं, अब हमारी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी जा रही है कंजम्पशन बेस इकोनॉमी पे। कंजम्पशन बेस इकोनॉमी का मतलब होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनाओ, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचो, और इसमें से जो पैसा बनेगा वो पैसा एज एन टैक्स गवर्नमेंट आपसे लेगी, और उससे गवर्नमेंट को जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है आप लोगों को, वो सर्विस, मतलब हम लोगों को वो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, सब्सिडीज। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कोविड देखा, ये गवर्नमेंट जो भी दे रही है वो सब कुछ हम लोगों से जो टैक्स ले रही है उससे दे रही है। तो गवर्नमेंट अब, अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट अप करती है, तो सारे जो कंपनीज है, मतलब सुबह उठने के बाद लेने के टूथब्रश से लेके पेस्ट, चाय से लेके, तो इवन आज के टाइम में मिल्क, ये सारी चीजें कंपनियां बना रही है। सारी कंपनियां पैसे बारो करती है, बारो करती है मतलब बैंक से कर्जा लेती है, और जब बैंक से कर्जा लेगी, अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहे तो प्रोडक्शन कॉस्ट हाई रहेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई रहेगी, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट आपको महंगा मिलेगा, प्रोडक्ट महंगा मिलेगा मतलब इन्फ्लेशन हाई रहेगा। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इन्फ्लेशन ज्यादा हाई रहे, वहीं गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट नीचे रखना गवर्नमेंट की मजबूरी है। और अगर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, अगर ये सारी चीजें गवर्नमेंट काउंट कर ले, अगर इसी तरह से कोरिलेशन बनाए रखे, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोगों की इंडस्ट्रीज ग्रो करे, तो उनको इंटरेस्ट रेट नीचे रखना पड़ेगा। और अगर
इंडस्ट्रीज ग्रो करनी है तो इंडस्ट्रीज का जो कैपिटल है वो आएगा बैंक से। बैंक जितने कम पैसे में देंगी वो उतने कम पैसे में बनाएंगे, और जितने कम पैसों में वो बनाएंगे उतने कम पैसों में वो लोग बेच पाएंगे। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें इंटरकनेक्ट है। तो अभी हम लोगों की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होगी। कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि बहुत सारा आप बनाओ और बहुत सारा ये बिकेगा, जैसे जैसे बिकेगा वैसे वैसे आगे ये सारी चीजें बढ़ती रहेगी। तो कंजम्पशन बेस इकोनॉमी के ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभी जो जीएसटी लॉन्च हुआ है कुछ साल पहले। 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 2 से 2.5 साल। ये जीएसटी जो है ये उसी का एक स्टेप है कि धीरे धीरे अब क्या होगा, सारी इकोनॉमी हो जाएगी कंजम्पशन बेस। तो अब बात आती है कि हम लोगों के इन्वेस्टमेंट से इसका कोरिलेशन क्या है। अब कोरिलेशन इसका सीधा सीधा ऐसा है कि मान लो अभी जो परसों इन्फ्लेशन आई थी, वो इन्फ्लेशन आई थी अराउंड 6%। इस 6% का मतलब क्या है? अब मान लो कि आपको कोई भी चीज, आपको एक घर बनाना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको बच्चे की शादी करनी है, या वॉट एवर जो जो आपको 1 साल के बाद खर्चा करना है, आपको 1 लाख रुपए के एक्सपेंसेस आपको करने हैं। तो अब इन्फ्लेशन चल रहा है 6%। अब सेम ईयर अगले साल अगर ये आप करोगे तो ये खर्चा होगा आपका 1,06,000 रुपया। तो आप अगर मान लो 6% पे आज एफडी कर रहे हो, अगले साल आपके 1 लाख के 1,06,000 रुपये अगर हो जाते हैं, इट मीन डैट कि आपने कमाया कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपके 1 लाख के 1,06,000 हुए जरूर है, बट आपका जो रिटर्न है वो जीरो है, 0%, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे 6% पे चल रहा है। तो ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ेंगे नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे नहीं, इन्फ्लेशन अपनी जगह पे रहेगा, बल्कि अब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर इसका आपको एक एग्जांपल देखना है तो ये अगेन मैंने डेटा जो लिया है यह भी गूगल से लिया है। एक्चुअल मेरे ट्रेनिंग सिलेबस का एक पार्ट था, इसलिए थोड़े कलर्स वगैरह आपको अच्छे लग रहे हैं इसके। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की क्या हालत है दुनिया में। देखो, जो चीज पहले ये पूरे जो हम डेवलप्ड कंट्रीज जिसको कहते हैं, लाइक अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, यहाँ पे जो होता है वो हमारे पास कुछ दिनों बाद आता है। ये आज तक का हिस्ट्री रहा है और ऐसे ही होगा, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन। हम अभी भी लोगों की चीजें फॉलो कर रहे हैं, वो जो करेंगे वैसा हम कर रहे हैं। या इजीली हम लोग, मतलब इजीली वी कैन से कि हम लोग इनसे 10-20 साल पीछे चल रहे हैं। जो चीजें पहले वहां होती है अब अपने यहाँ होती है। अब इनके देख लो, ये स्विट्जरलैंड में आज के टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है आप 1 लाख रुपया देंगे या 0.75, मतलब आपको अगले साल मिलेंगे 99,250 रुपया। पैसे कम होके मिलेंगे, जबकि यहाँ पे इन्फ्लेशन 0.5 है। अब एक मिनट मैं आपको ये चार्ट समझा दूं। ये है कंट्री, ये है इंटरेस्ट रेट वहां पर अभी क्या चल रहा है, ये है वहां का इन्फ्लेशन रेट, ये है सेविंग रेट। सेविंग रेट का मतलब होता है कि इस देश के लोग जब 100 रुपया कमाते हैं तो इसमें से कितना पैसा ये लोग बचाते हैं, मतलब सेविंग हो गया। वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट ये उनका सेविंग रेट है, इतना पैसा वो लोग सेविंग करते हैं। जो सेविंग करेगा वो इन्वेस्ट तो करेगा, बट ऑब्वियस है वो जमाना तो रहा नहीं कि इन लोगों ने मटके में भर लिया, जमीन में दफना दिया, घर के नीचे रख दिया। ये तो पॉसिबल है नहीं। ये लोग बैंक में रखेंगे या और कहीं इन्वेस्ट करेंगे। वैसे ही आप देखते जाएंगे तो ये डेनमार्क भी माइनस में है, जापान भी माइनस में है, स्वीडन 0, ऑस्ट्रेलिया 0, यूके माने अपना यूनाइटेड किंगडम जिसे हम इंग्लैंड के नाम पे आमतौर पे जाना जाता है, यहाँ पे 0.1 है, ओनली 0.1 है। ये 1 लाख को आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, 0.01 है ये, 0.01। यूएसए में है 0.25 ओनली, हम है 4% पे। ये जर्मनी देखोगे आप, ये भी 0, चाइना में 2.9, इंडिया में ये 4% है। और ये जो नीचे सारी कंट्रीज मैंने दी है, ये है पुर्तगाल, नॉर्वे, नीदरलैंड, इटली, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, साइप्रस, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, जो आमतौर पे हम लोगों को नाम पता है। ये सारे जगह आज इंटरेस्ट रेट 0 चल रहे हैं, 0।
ये मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया है, पहले हम लोग लगाया करते थे जब इकोनॉमिक्स टाइम बिजनेस स्टैंडर्ड दूसरे दिन का हमको मिला करता था, जो आज छपा है वो दूसरे दिन मिला करता था, फिर पढ़ के फिर दिमाग लगाया करते थे। बट आज के टाइम में ये बहुत आसान हो गया है, आप गूगल सर्च कर लो आपको मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली यहाँ के आप इन्फ्लेशन देखिए कितने हैं, स्पेशली ये यूएसए देखिए, यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना हो रखा है 4.2, अपना कितना है 4.72। यहाँ के इंटरेस्ट रेट देखिए क्या है 0.25 ओनली, हम लोगों का इंटरेस्ट रेट है 4%, और सेविंग रेट इनका थोड़ा कम है अपने से, हम लोगों का 29.8 है। तो अब ये सारे कोरिलेशन अगर मिलाओ तो आप समझ सकते हो कि आने वाले नियर टर्म फ्यूचर में अब तो गवर्नमेंट और जैसे यूएस फेड ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि ऑलमोस्ट 2023 तक हम लोग इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। वैसे ही हमारे आरबीआई को भी पॉसिबल नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, जैसे मैंने पहले बताया इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, यहाँ से आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, ऑटोमेटिकली मार्केट से लिक्विडिटी जाना शुरू हो जाएगी, सारे कंपनीज की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बोरोइंग कॉस्ट जब जब बढ़ेगी तब तब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी माने प्रोडक्ट महंगे होंगे, प्रोडक्ट महंगे होंगे तो ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर वही सर्कल, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, और ये पॉसिबल है नहीं। तो बेसिक गवर्नमेंट के पास यही है कि इसको ऐसे ही रहने दो जैसे है वैसे, इसमें से कोई पैसे ना तो ये सेविंग को हाथ लगाओ ना ही इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ। जीएसटी जो कि हम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स है उससे निकाल के गवर्नमेंट अपने काम चलाएगी, और ये इसी तरह से ये सर्कल चलता रहेगा। इंटरेस्ट रेट अब आने वाले नियर टर्म में बढ़ने वाले हैं नहीं, ये आप सोच के चलिए। और जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे नहीं, जब ये 2%, 3%, 2.5%, 2% पे आ जाएंगे तो सोचिए होगा क्या। आज ये 4% है, एसबीआई आपको ऑफर कर रहा है मैक्सिमम 5% या वी कैन से 5.5%, क्योंकि 6% का हो तो ये लोग आपको लोन दे रहे हैं, तो ले रहे हैं आपसे पैसा इस रेट में। तो इन फ्यूचर ये लोग क्या करेंगे, इन फ्यूचर जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट कम होते जाएगा वैसे वैसे ये 5 का 4 होगा, 4 का 3 होगा, जैसे ये यहाँ पे बताया गया है। आज हम लोग अगर यूएसए जिसे ओवरसीज फंडिंग कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसे ओवरसीज फंडिंग कहते हैं, अगर ये ओवरसीज फंडिंग आप देखा जाए तो आज भी लिबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट या 150 बेसिस पॉइंट पे तो बहुत इजीली मिल जाता है, जो कि लिबोर अराउंड 5.5% होता है। तो 1.5% में आप लोगों को बहुत इजीली आप लोग इंटरनेशनल मार्केट से 1.5% पर एनम की बात कर रहा हूं मैं, पर ईयर बहुत आराम से आप लोगों को आज भी ओवरसीज में फंड्स, ओवरसीज फंडिंग आपको मिल जाती है। तो इन फ्यूचर यह अपने पास भी होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने पास एफडी ये रहेगा नहीं। आप सोचिए कि हम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेंगे नहीं, एफडी ये ऑप्शन रहेगा नहीं, एलआईसी भी रहेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे वेयर टू इन्वेस्ट, ये भी मेरे कोर्स का पार्ट है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे अपना बेसिक होता है हम लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, टू बीट द इन्फ्लेशन रेट, जो मैंने आपको अभी बताया। अगर 6% चल रहा है तो हम लोगों के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 6% से ऊपर होना चाहिए। वो अगर 6% है तो आप लोगों ने कुछ नहीं कमाया इन्वेस्ट करके, आप जीरो हो। हाँ, वही अगर 7, 8, 9, 10 है तो यू कैन से कि मैंने 4% मेरा अर्निंग है या 3% मेरा अर्निंग है। जैसे कि आज से कुछ साल पहले आप अगर देखो, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन किया था उस वक्त पर स्क्वायर फीट कॉस्ट जो थी एन एन एवरेज, एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो थी वो 650 रुपीज पर स्क्वायर फीट आराम से हो जाती थी, घर बन जाता था। इंटीरियर एक अलग पार्ट हो गया, वो पर स्क्वायर फीट 5,000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, वो अपनी अपनी चॉइस है। बट एक जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो 650 में हो जाया करता था। यहां तक कि अभी तक 2020 तक ये 1,000 रुपए के आसपास में आप बना सकते थे। बट यह साल जिस तरह से स्टील और सीमेंट और ये सारे के रेट बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा, लेबर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब ये हो गया है 1,200 रुपया पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट ये हो गया है आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। वैसे ही आप जैसे कहते हैं ना दाल आटे के सबके भाव देख लो, ये ऐसे ही बढ़े हैं। जैसे वो चार्ट में बताया था ना इससे पहले, आप उसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ये सब ऐसे ही बढ़े हैं। तो हम लोग इसलिए
इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम लोगों की कई बार सोच ऐसे बन जाती है कि मेरा क्या टेंशन है, मेरे पास तो 2 करोड़ की दुकान है, 10 करोड़ का स्टॉक है, 5 करोड़ का घर है, 12 लाख की गाड़ी है, 15 लाख की ज्वेलरी है। ये सारी चीजें आप की इन्वेस्टमेंट है, बट यू कैनॉट लिक्विडाइज इट। आप इसको बेच सकते हो क्या? आपको बिजनेस करना है तो आपको गाड़ी लगेगी, हर रोज दुकान जाना आना है, दुकान का प्लेस लगेगा, स्टॉक लगेगा, सारी चीज लगेगी। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये आप बेच नहीं सकते, इसलिए कभी इसको इन्वेस्टमेंट में काउंट मत कीजिएगा। इट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो आप बेच नहीं सकते हो, ये इन्वेस्टमेंट है नहीं। अब ये फीचर के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अपने पास क्या क्या बनते हैं वो देखो। सबसे पहले है रियल एस्टेट, जिसका एक बूमिंग चल रहा था, हम लोगों ने 2007-8 में देखा है, कई लोगों ने प्रॉपर्टीज ली, रेट बढ़ गए। बट अब पिछले 3 साल में ये हाल है, लोग परेशान हैं। लोगों ने जितने में लिया था, मान लो किसी को 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट प्लॉट के रेट मिल रहे थे, जैसे मैं औरंगाबाद की बात बताऊं, तो जिन लोगों ने शिंद्रा एमआईडीसी, कुंभेफल या इधर वालू साइड में जो लोगों ने 1200 रुपये 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट में प्लॉट खरीदे थे, आज उनके 900 रुपये में भी नहीं बिक रहे हैं। तो यह ऑप्शन आपको एक तो फेयर वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है बायर और सेलर के रिक्वायरमेंट पे। जैसे आपको प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप खरीदोगे, आपको जरूरत है इसकी तो आप लोगे, नहीं है तो आप बोलोगे इतने में नहीं, उतने में चलता है, उतने में नहीं, उतने में चलता है। तो रियल एस्टेट में गेन होते तो जरूर है, बट इसमें लिक्विडिटी नहीं है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट ही हमारे पूरे टाइम के लिए करते हैं। अनएक्सपेक्टेड हमारे लाइफ में कुछ अगर हो जाए, जैसे अभी कोविड में बहुत जनों को म्यूकोरमाइकोसिस फेस करना पड़ा, जिसको ब्लैक फंगस कहते थे, जिसमें 30 से 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक भी लोगों को लगे हैं, कुछ मेरे क्लोज लोग हैं उनको लगे हैं। तो अगर टाइम पे उसका ये जो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मैंने लिखा है ना, ये इसी के लिए लिखा है, विच इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है जब आप चाहो उसका पैसा आपको मिल जाए, 2 रुपए कम मिले भले ही टाइम पे, लेकिन टाइम पे पैसा मिल जाए, वो रियल एस्टेट में होता नहीं। गोल्ड की दिक्कत यह है कि गोल्ड, हम लोगों का ट्रेडिशन ये है कि हम लोगों ने कभी गोल्ड बार परचेस किए नहीं है। बार मतलब होता है जिसको हम लोग हमारे लैंग्वेज में कहते हैं ना, कैडबरी या बिस्किट, मतलब प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड हम लोगों ने कभी बाय किया ही नहीं, हम लोग ऑर्नामेंट्स बाय करते हैं। और ऑर्नामेंट्स बाय करने में दिक्कत क्या है, सबसे पहले तो 15% के अराउंड है मेकिंग चार्जेस और टैक्सेस। जब हम बेचने जाएंगे ऑलमोस्ट 10% ये लेस बिकता है। कैसे लेस बिकता है, आपने कभी गोल्ड बेचने गए होंगे तो देखो, वो लोग पहले उसको पूरा लिक्विडाइज करते हैं, मतलब गोली बना लेते हैं पिघला कर, और फिर प्योर गोल्ड बना के आपसे लेते हैं, और जब देते हैं वो 92.5 हो सकता है, 22 कैरेट, 23 कैरेट, ये सब कुछ होता है। उसमें ऑलमोस्ट आप 10% लॉस कर जाते हो, मतलब जो इन्वेस्टमेंट ही आज के मार्केट रेट से 25% हाई हो रही है, यू कैनॉट से कि ये इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ऑर्नामेंट्स बाय करते हो, वो एक इमोशन होता है। आपने बर्थडे को लिया है, एनिवर्सरी को लिया है, बच्चे की शादी को लिया है, मेरे माँ ने दिया था, मेरे दादा ने दिया था, इसने दिया था, उसने दिया था, तो यू कैनॉट सेल इट इमिडिएटली। जब भी आपको जरूरत पड़े आप इसको बेच नहीं सकते हो। इसलिए गोल्ड आदमी के पास होना चाहिए, बट एक लिमिटेड सोर्स में। आज के टाइम में तो आप देखेंगे 2 तोले 5 तोले की चेन पहन के घूमना मतलब जान जोखिम में डालना है, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपया कॉस्ट हो गई है उसकी। इतने के लिए कोई मार देगा आपको अगर आप ये 5 तोले की चेन लेके घूम रहे हो तो ये बस ये इन्वेस्टमेंट आपको दिखती लिक्विड है, बस लिक्विड है नहीं, क्योंकि आप जितने पैसों में आपने लिया है उतने पैसों में ये कभी भी बिकेगा नहीं। ये प्राइवेट लैंडिंग, ये भी ये बहुत रिस्की बिजनेस है, सबसे हाईएस्ट रिस्की बिजनेस। जो हम देखते हैं ना, 2%, 3%, 5%, कई लोग तो 10% में भी पैसे ले लेते हैं मजबूरी में। लेने के बाद ये पैसा वसूल करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्राइवेट लैंडिंग वैसे ऑप्शन बनता है नहीं, बट हमारे इधर लोग करते हैं, मैंने इसलिए इसको ऐड किया है। बैंक एफडीज पे हम लोगों ने बात कर ली। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई का डिसाइड किया है, मैक्सिमम कैन से कि आपको 50 बेसिस पॉइंट मतलब 50 पैसा 1% एक्स्ट्रा आपको जेन्युइन बैंकिंग दे सकती है। फिर मैं कह रहा हूँ जेन्युइन बैंकिंग दे सकती है। बाकी जो लोग 10%, 12% जो बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज या जो कुछ दे रहे हैं, वो मेरे दिमाग में तो नहीं बैठती। अब सीधा कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बैंक का बेसिक बिजनेस है लैंडिंग एंड बोरोइंग। बोरोइंग मतलब आपसे पैसे ले रहे हैं वो लोग एफडी के स्वरूप में, और लैंडिंग कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं बैच के लिए, जो कि हो सकता है
वो होम लोन हो, टर्म लोन, आप बहुत सारी पॉलिसीज है, वो टाइप ऑफ लोन्स, दिस इज नॉट आवर डिस्कशन मैटर्स। तो सीधा यह आपको जेन्युइन बैंक इंटरेस्ट रेट से ऊपर दे नहीं पाएगी और इंटरेस्ट रेट अब बढ़ने वाले है नहीं। उसके बाद आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ये एक लंबा टॉपिक है, बट इंश्योरेंस में भी आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिलीव मी, इसका एक मैं अलग वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये दो अलग कंसेप्ट है। हम इंडियंस की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये दोनों चीज़ों को एक में ले लेते हैं और हम लोग अपना लॉस कर बैठते हैं। यह सबसे बुरी बात है। यह आप इसका एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो इंश्योरेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तब आप देखना। एक रफली मैं आपको बताऊं, इससे पहले का जो चार्ट है वह चार्ट आप देख लीजिएगा। यह जो इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट आपको दिख रहे हैं, यह इंटरेस्ट रेट जो है पूरे इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको कभी भी किसी भी LIC ने या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने आज तक रिटर्न दिए नहीं है, क्योंकि देना उनको पॉसिबल है ही नहीं, बल्कि इससे कम ही दिए है। इससे कम इसलिए दिए है क्योंकि फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, आपका जो सम एश्योर्ड अमाउंट है, उनका जो रिस्क बनता है, ये सारी चीज़ें देखते हुए वो लोग आपको इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते। तो इंश्योरेंस, आप शॉर्ट में अभी के लिए ये समझ जाइए कि इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट, ये आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। यह इन्वेस्टमेंट जो है वह इंश्योरेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। यह मैं आपको एक अलग वीडियो में ठीक से समझाऊंगा। अब दो चीज़ें बचती है आपके पास बिलीव मी इन फ्यूचर ऑप्शन यही होगा कि या इधर म्यूचुअल फंड इधर स्टॉक मार्केट, दोनों भी चीज़ें स्टॉक मार्केट ही है। म्यूचुअल फंड माने आप सीधा सीधा क्या कर रहे हो, आपके पैसे किसी एक्सपर्ट के पास दे रहे हो, जो आप जैसे सारे लोगों से पैसा जमा करेगा और फाइनली एक कॉर्पस बनाएगा, एक बड़ी अमाउंट बनाएगा। वो इट में बी 1,000 CR, इट में बी 5,000 CR, इट में बी 50,000 CR, इट में बी इन लैक्स करोड्स। तो यह जो फंड मैनेजर है वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, मार्केट माने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। उसका जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न NAV कहलाता है, इसे कहते हैं नेट असेट वैल्यू। तो म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन आपके पास बचता है और दूसरा ऑप्शन बचता है स्टॉक मार्केट। तो बिलीव मी, आपको इन फ्यूचर माने हम लोग अब इस कदार पे आ चुके हैं, अगर ये ग्लोबल सिनारियो को आप लोग अगर कंसिडर करें, और जो कि अपने यहाँ होने वाला ही है, आने वाले समय में आपके पास स्टॉक मार्केट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप पैसे इन्वेस्ट कर पाए, कोई ऑप्शन नहीं है। और आप अगर करोगे भी तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे, मतलब आप निगेटिव में जाओगे। आज हम लोगों का इन्फ्लेशन है 4.72, ये अभी 6 आया था, अभी ये मैंने कुछ दिन पहले बनाई हुई साइट है। तो अगर आपका इन्फ्लेशन 6 है और आपकी इंटरेस्ट रेट 5.5 है, इसका मतलब है आप 0.5% पर ईयर लॉस कर रहे हो। 500 रुपया 1 लाख रुपए पे लॉस कर रहे हो। आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो दूर रह गए, आपके निगेटिव रिटर्न आ रहे हैं। इसके ऊपर आपको अगर इन्फ्लेशन कोरिलेटेड विथ इंटरेस्ट रेट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, बहुत से वीडियो आपको कहीं पे मिल जाएंगे, आपको बहुत से बुक्स इसके ऊपर मिल जाएंगे। आप किसी भी सोशल मीडिया साइट को विजिट कीजिए, आपको ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे, बुक्स में, या जो स्पेशली फाइनेंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, वो तो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बिलीव मी, आप आज करो ना करो, आने वाले कुछ सालों में आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आज सोचा जाए, है ना, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो सोचिएगा इसके बारे में ज़रूर। बिलीव मी, ये आपको स्टॉक मार्केट के बारे में आज नहीं कल आपको सोचना ही पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना पड़ेगा मतलब आपको सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो फिर वही होगा, बाय करोगे, स्टॉक नीचे जाएगा, सेल होगा, नेगेटिव रेट आएंगे, नेगेटिव रिटर्न आएंगे, नेगेटिव और रिटर्न आएंगे, फिर आप मार्केट से दूर रहोगे। दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास ढंग के है नहीं,
और जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे। जब आप अटक जाओगे उसके बाद वहाँ पर आपके पैसे लगने ही है, लगना है मतलब आपका लॉस होना ही है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से मतलब होता है कि फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू से मतलब होता है कि कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट जब होता है जब कोई बायर आएगा और जब कोई सेलर आएगा। तो जब ये बायर और सेलर आपस में मिलेंगे तो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, या फिर किसी का भी हो। जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है माने क्या होता है, आपने प्लॉट लिया, आपने प्लॉट बेचा, आपके पास 1200 स्क्वायर फीट था, आपने 1200 स्क्वायर फीट बेचा। इसके फेयर वैल्यू कब मिलेगी आपको, जब ये 1200 स्क्वायर फीट बेचने वाले यहाँ पे 100 200 500 लोग होंगे और खरीदने वाले भी 100 200 500 होंगे। तब दोनों के बीच में आपको फेयर वैल्यू पता चलेगी। और ये फेयर वैल्यू स्टॉक मार्केट के अलावा और कोई देता नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर जो भी आपका स्टॉक है उसके लिए लाखों बायर यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे होते हैं लाखों सेलर, लाखों सेलर। तो इनके बीच में जब ट्रेड होता है तो वो उस स्टॉक की उस वक्त की जेन्युइन प्राइस होती है जिसे फेयर वैल्यू कहा जाता है। और वो इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू और लिक्विडिटी, जो कि अब कोविड में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि इन्वेस्टमेंट लिक्विड रहे, तो आपको लिक्विडिटी पे ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए स्टॉक मार्केट में आपको आज नहीं कल आना ही है। बिलीव मी, आप ये वीडियो मेरा सेव करके रखना। जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, जिन्होंने नहीं सीखा, उनको 5 साल बाद मैं ये वीडियो फिर एक बार बताऊंगा, तब आप देखना ये डेफिनेटली होके रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने 2001 और 2002 जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो 2000 से 2002 हम लोग, मैंने और मेरे कई दोस्तों ने, 2-3 मेरे दोस्त थे जिन्होंने, हम लोगों ने मोबाइल ज्वाइन किया था। मोबाइल जो एयरटेल, उस वक्त एयरटेल नहीं था, उस वक्त बीपीएल और एटीएनटी दो थे जो क्या वोडाफोन और आइडिया के नाम से जाना जाते हैं। तो वहां पर 16 रुपए 40 पैसे इनकमिंग और 8 रुपए 20 पैसे इनकमिंग हुआ करता था। और हमको ट्रेनिंग सेमिनार्स में बताया जाता था कि एक दिन ऐसा आएगा आने वाले 5 साल बाद, जो जिसके पास खाने को रोटी नहीं है उसके पास मोबाइल हुआ करेगा। तो हम लोग हंस के छोड़ दिया करते थे। बट 2003 में गवर्नमेंट ने इंटरकनेक्ट चार्जेस हटा दिए, इनकमिंग फ्री हो गया। और 2007 के बाद आप देखिए, फैक्ट ये हो गया, जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी उसके हाथ में मोबाइल था। वैसे ही स्टॉक मार्केट का होगा, जिसके पास सेविंग 50,000 भी है उसके पास एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा स्टॉक मार्केट। आज हम लोगों के पास 3% के ऊपर डिमैट अकाउंट नहीं है। फिगर्स आप देखोगे तो 5% आती है, बट ये फिगर इन लोगों ने पॉपुलेशन के बेस बना के की है। जैसे हम लोग 140 CR है, हम लोगों के पास अप्रोक्स 8 CR के आसपास के डिमैट अकाउंट होंगे। तो इन लोगों ने कह दिया कि 5% और 5.5% डिमैट अकाउंट है। लेकिन डिमैट अकाउंट काउंट करके ये काउंट नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैं अपना बताऊं, मेरे मिसेस के, मेरे भाई के और मेरे भाभी के, हम 4 लोगों के मिलके अराउंड 15 डिमैट अकाउंट है। 15 डिमैट अकाउंट ये इसलिए बनाया है क्योंकि जिस ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट है वहीं पे डिमैट अकाउंट, डिमैट डीआई स्लिप देगा और ये सब देगा। तो जो पुराने इन्वेस्टर है सबके पास ऐसे 2-2 3-3 डिमैट अकाउंट है। तो इट मीन दैट कि अभी भी मार्केट में 3% से ज्यादा का हम लोगों का पार्टिसिपेशन है नहीं पॉपुलेशन का। और जब हम आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपका आना स्टॉक मार्केट ही है। तो बेटर है सीख जाइए, किसी से भी सीखिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, किसी से भी सीखिए, जो आपको ठीक लगता है, जो आपके हिसाब से ठीक है उससे सीखिए, बट सीखिएगा जरूर। स्टॉक मार्केट हम भी चलाते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आपको सीखनी है, आपको हमारे बैचेस ज्वाइन करनी है, तो इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे इन्वेस्टेड, थिंक अबाउट द स्टॉक मार्केट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फ्यूचर, इवन इन टुडे ऑल्सो। इफ़ यू सी, आपने 5% में एसबीआई में एफडी की थी गए साल 6% में, और वहीं एसबीआई के स्टॉक ने अराउंड 140% रिटर्न दिए हैं। आपने 1 लाख की एफडी करने के बजाय 1 लाख के एसबीआई के शेयर लिए होते तो आज उसके 2,40,000 हो गए होते, जबकि आपके एफडी के हुए हैं 1,06,000। देख लेना, आप गूगल पे सर्च कर लेना, लास्ट ईयर आपने जब एफडी की थी, सॉरी, जब आपने लास्ट ईयर एफडी की थी उस वक्त एसबीआई का रेट क्या था और अब एसबीआई का रेट क्या है। तो
इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में आज नहीं कल सोचना तो है, क्यों ना जल्दी सोचा जाए, क्योंकि अभी मार्केट अच्छा है, बुल बेस में है, पैसा मिल रहा है। जब मार्केट स्लो एंड स्टडी हो जाएगा तब रिटर्न मिलना भी बहुत मुश्किल होता है मार्केट में, जैसे कि हम लोगों ने 2010, 11, 12, 13 में देखा है, 3-3 साल मार्केट में ढंग के रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। तो जो भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहे, जिसको भी स्टॉक मार्केट कोर्सेज ज्वाइन करने की इच्छा है, वो हमसे कांटेक्ट करें। बहुत सीधी भाषा में, बहुत अच्छी तरह से, बहुत कम टाइम में हम आपको बहुत अच्छे से मार्केट सिखा देंगे। स्टॉक मार्केट क्या है, ये कोई बहुत बड़ी कंसेप्ट है नहीं। मुश्किल से 1 घंटा आप डेली करोगे, मतलब 1 घंटा हम हमारा डेली कोर्स करोगे, मुश्किल से 22-24 दिन में हम आपको स्टार्ट विथ प्री मार्केट, अनलिस्टेड कंपनीज, आईपीओ, मनी मार्केट से लेके तो टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, वहां तक सब कुछ हम लोग आपको बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे से सिखा देंगे। तो ज़रूर सीखिएगा, हमसे सीखिएगा, किसी और से सीखिएगा, बट सीखिएगा ज़रूर। स्टॉक मार्केट में आपको आज न कल आना ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और जो लोग कोई सेकंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वह मेरा कंटिन्यूस में इसके बाद का जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विथ जीरो इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक अ करोड्स ऑफ रुपीज। तो वो वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।